आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज से हम लेकर आए हैं एक नया शो। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती है कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जब हमारे मन में उठता है सवाल कि ये न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ न्याय तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से इनकी बात नहीं उठ पाती, कभी ढंग से इनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं होती। हमारा यह नया शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा। जी हां, हम और आप जो सोचते हैं उसी को एक शक्ल देने की कोशिश है हमारा नया शो। हम लेकर रहेंगे न्याय। छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने अभी ठीक से चलना फिरना भी नहीं सीखा था, वो मेडिकल लापरवाही के शिकार हो गए। वो बच्चे जो माता पिता की उंगलियां पकड़कर सैकड़ों सवाल करते थे, वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। आंगन सूना है और माता पिता की आंखों में उन मासूमों के चेहरे घूम रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे इन बच्चों की सांसें किसने रोक दी? हमारा क्या गुनाह था कि हमें जिंदगी भर का दर्द मिला? जी हां, हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की, जहां कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत ने पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अश्विनी दुबे जी, और साथ ही पंकज दुबे जी भी जुड़ेंगे, जो छिंदवाड़ा में पीड़ितों की न्याय की लड़ाई से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कफ सिरप से कब्र तक, डॉक्टर या कारोबारी, मौत बांटने वाली दवाई का सच, कमीशन में बिक गई इंसानियत, कोलरिफ कांड से कापी आत्मा। ये कहानी एक छींक से शुरू हुई और शमशान तक गई। छिंदवाड़ा में सर्दी खांसी के लिए पिलाया गया कफ सिरप बच्चों की किडनी का दुश्मन बन गया और माताओं की गोद उजड़ गई। मेडिकल में उसको रेफर किया। मेडिकल में रेफर करने के बाद वो 24 घंटे वहाँ पर रहा। इसके बाद उसने अपनी सांसें छोड़ दी। बस यही है डॉक्टर ने हमको अंधेरे में रखे। डॉक्टर ये ना जाने कौन सी दवाई के कारण हमारे बच्चे को पेट में तकलीफ हुई और उसके बाद उसकी किडनी में काम करना बंद कर दिया। अगस्त के आखिरी हफ्ते और सितंबर की शुरुआत में पहली शिकायत आई। नन्हे बच्चों में उल्टी, पेट दर्द और पेशाब रुकने के केस पड़े। 1 से 5 साल के बच्चों में किडनी डैमेज के लक्षण दिखाई दिए और आनन फानन में कई बच्चों को नागपुर, जबलपुर रेफर किया गया। शुरुआती जांच के दौरान कफ सिरप पीने वाले बच्चों में तेज किडनी फेलियर होने लगे तो नागपुर के डॉक्टरों ने बच्चों की हालत गंभीर बताई और छिंदवाड़ा प्रशासन को रिपोर्ट भेजी कि दवा में कुछ गड़बड़ है। लेकिन छिंदवाड़ा के स्थानीय प्रशासन ने इसे हल्के में लिया और जरूरी कड़े कदम नहीं उठाए। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट वो जो कंपनी है उसको, उसका जो मालिक है उसको सजा हो, डॉक्टर को भी सजा हो। कितने बच्चे खत्म हो रहे हैं इसमें। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कोलरिफ सिरप पर राज्यव्यापी बैन लगा दिया। सरकार ने फौरन पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा और इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की। इसी दौरान प्रदेश भर में सभी स्टॉक पर छापेमारी की गई और हजारों बोतलों को सील कर दिया गया। साथ ही सिरप निर्माता कंपनी श्री सन फार्मा के खिलाफ रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने एफआईआर में कंपनी और बैच से जुड़े जिम्मेदारों को नामजद किया। कंपनी के मालिक और केमिस्ट को फौरन गिरफ्तार किया गया। बच्चों को एक कफ सिरप लिखने वाले परासी अस्पताल के सरकारी डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया। MBBS करने के दौरान हमारे को सिर्फ कंपोजिशन भर बताया जाता है। हम उसके अंदर कैसे बनाया, कैसे मतलब कोई भी मेडिसिन को कैसे प्रोसेस की जाती है, कैसे बनाई जाती है और उसका क्या क्या मतलब उसके लिए क्राइटेरिया रहते हैं। कानून की किताब साफ कहती है दवा में मिलावट और मिलावटी दवा बेचना अपराध है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 276 दवा में मिलावट और धारा 277 मिलावटी दवा की बिक्री पर सजा का प्रावधान करती है। दवा नियम कानून के तहत सख्त सजाएं और भारी जुर्माने भी लागू होते हैं। बच्चे चले गए पर सवाल बचा है, कौन है असली दोषी?
लोभ, लापरवाही या लचर निगरानी। जवाबदेही तय हो, सजा तय हो और भरोसा फिर से जिंदा हो, क्योंकि नो हार्म सिर्फ किताब के शब्द नहीं, हर माँ की दुआ में है, ताकि परासे की त्रासदी मिसाल बने और दवा समझकर जहर फिर कभी किसी घर में ना घुसे। कफ सिरप के नाम पर जहर पिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कई मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और कुछ डॉक्टर अब भी जांच के घेरे में है। वीडियो जर्नलिस्ट धनीराम के साथ महेश चांडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उन सवालों पर जो इस घटना के बाद से उठ रहे हैं। सवाल यह है कि छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के कितने गुनहगार हैं। इसके बाद सवाल यह कि मासूमों को कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर का इसमें गुनाह क्या बनता है। कफ सिरप की सप्लाई करने वाले डीलर्स का गुनाह क्या है। कफ सिरप का निर्माण करने वाली कंपनी का इसमें गुनाह क्या है और कफ सिरप की जांच के लिए जिम्मेदार सिस्टम में कौन कौन इसमें गुनहगार हैं। तो ये आज हर पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अश्विनी जी हैं और इसके अलावा हमारे साथ पंकज जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, ये सवाल हमने पूछे, गुनहगार कौन। मैं चाहता हूं सिलसिलेवार तरीके से आप बताएं कि इतने सारे बच्चों की जो जान गई है, आखिर जिम्मेदारी कौन बने और इसमें जो हमारा पहलू है, कानूनी पहलू, वो क्या कहता है। लोकेंद्र जी, ये बड़ा ही संवेदनापूर्ण विषय है। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति की लापरवाही नहीं, पूरे सिस्टम की लापरवाही से दर्जनों बच्चे, यानी 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चों की जान गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सबकी जॉइंटली बनती है, मैन्युफैक्चरर की, दवा को लिखने वाले की, दवा को बेचने वाले की, दवा को सप्लाई करने वाले की, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है स्टेट की, सरकार की। क्योंकि सरकार ने जब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को बनाया है, सरकार ने तमाम ड्रग्स इंस्पेक्टर्स को जगह जगह डिप्यूट किया है, उनको टैक्स पेयर्स के पैसे से सैलरी जा रही है। उनका काम क्या है ये समझना, और क्या वो गुणवत्तापूर्ण मेडिसिन है या नहीं है ये देखने का काम एजेंसी का होता है, सरकार का होता है। तो सबका फेलियर है। तो महज ये कह देना कि हम मुआवजा दे देते हैं, महज ये कह देना कि मैन्युफैक्चरर को हम जेल में डाल देते हैं, उन 27 मासूमों की जान जो है वापस नहीं आ सकती। तो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ टाइम बाउंड मैनर में ट्रायल हो, प्रोसिक्यूशन हो और उसके बाद उनको सजा मिले ताकि मैसेज जाए, तभी हम कह सकेंगे कि उन परिवारों को न्याय मिला। पहली बात। दूसरी बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे न्यूज नेशन की टीम को इस महत्वपूर्ण मुद्दे को भी उठाने के लिए और इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आम जन की आवाज बनने के लिए। आपका और पूरे न्यूज नेशन की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसी सीरीज शुरू की जिसमें आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जनता के मुद्दों को उठाएंगे। अब मैं ये कहता हूं कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, वो कहता है कि इस धारा 27 उसकी कहती है कि अगर कोई इस तरह के लिकर जो मेडिसिन है, उन मेडिसिन को जो बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण नहीं है उसको बेचेगा और किसी की जान जाती है तो उसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। 1940 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आपने बना दिया, फार्मेसी एक्ट भी आपने बना दिया, लेकिन सही मायने में जो ड्रग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जो उनके चेक करने की अकाउंटेबिलिटी है और उस लेबोरेटरी का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया और आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक लेबोरेटरी का पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू उसको चेक किया जाता है। कहां फेलियर हुआ ये जब तक फिक्स नहीं होगा और किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसकी जांच नहीं होगी, टाइम बाउंड मैनर में एक्शन नहीं होगा, न्याय अधूरा रहेगा। तो ये समझना जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पंकज जी से समझना चाहता हूं, जैसे अश्विनी जी ने कहा कि इसमें जिनकी जिम्मेदारी थी चेक करने की वो बराबर के जिम्मेदार हैं, तो पंकज जी कानूनी कार्रवाई क्या बनती है उन लोगों पर जिन्होंने ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, चेक नहीं किया दवाइयों को? लोकेंद्र जी, हम लेकर रहेंगे न्याय, इस पर हम बैठे हैं और न्याय एफआईआर होने से और कोर्ट में मुकदमा चलने से नहीं होता है। सिर्फ न्याय के लिए हमको गारंटी होती है हमारे संविधान से, हर दिन हर पल हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारा जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, इसीलिए संविधान बना है, इसीलिए ये व्यवस्था बनी है। और मैं ये अश्विनी जी की बात को आगे ही बढ़ाते हुए कहूँगा कि ये सारी व्यवस्था आज हमने मान लीजिए 1500 वायल जब्त कर लिए तमिलनाडु से, 600 यहाँ से कर लिए, वहां से कर लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सब जब्त कर लिए, लेकिन क्या इस बात का कोई जवाब देगा कि ये जो दवा बेची जा रही थी ये दवाओं की सूचीबद्ध दवा थी कि उसके अन्य दवा थी? यदि ये सूचीबद्ध दवा थी तो फिर जो ड्रग एजेंसीज हैं उसकी जांच क्यों नहीं की समय पर?
जो डॉक्टर्स इसकी परामर्श देते आए हैं और ये लोगों आम जनमानस में दवा गई है, वो डॉक्टर तो सूची देख करके दे रहा है कि ये दवाओं की सूची में है। वो ये तो नहीं दे रहा है कि अन्य कोई दवा उठा करके दे रहा है। लेकिन जहां भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो व्यक्ति जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या वो व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति है मैन्युफैक्चर कर रहा है कि वो फर्जी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? ये सारी चीजें आखिर कहां से तय होंगी? ये सारी चीजें स्टेट एजेंसी से और सेंट्रल एजेंसी से तय होंगी। धारा 105 बीएनएस में इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है। सारी चीजें हैं, अपनी जगह हैं। लेकिन जब बैच नंबर मिलाए जाएंगे, आज मान लीजिए जिसकी जांच हुई, जो मैंने पढ़ा अभी तक जितना मटेरियल, जी इसमें जो बैच नंबर है SR 15 या 13, जो भी बैच नंबर है, वो यहाँ से भी जब्त होता है, तमिलनाडु से भी जब्त होता है। इसकी फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। जांच में जो है वो दूसरा केमिकल निकल के आ रहा है। आप बताइए, कोई 200-250 वायल का मामला है? 200-250 इंजेक्शन नहीं है, ये हजारों की संख्या में इंजेक्शन जो है निकले हैं, बेचे गए हैं। कैसे निकल जा रहे हैं? पीरियोडिकल जांच करने के प्रावधान है हर किताब में, हर रेगुलेशन में, कि ड्रग इंस्पेक्टर्स, हेल्थ एजेंसी इसकी जांच करेंगी। यदि ये जांच हो रही होती, आज भी आप बताइए, हम और आप केमिस्ट क्या जाते हैं, कितनी दवाएं ऐसी जिनकी जांच करते होंगे? कहीं कोई भी चीज आरटीआई में या जनता के पटल पे आ रहा है, कितनी तारीख को कितने वायल्स का जांच किया गया कि इसमें यही दवा है कि नहीं है? इतनी बड़ी घटना हो गई, हजारों का हमारे यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को नुकसान हुआ। जो आपने कहा, लेकिन अश्विनी जी से मैं एक चीज समझना चाहता हूं। अश्विनी जी, इसमें डॉक्टर को बचाने की बार बार कोशिशें हुई, बहुत सारी दलीलें दी गई डॉक्टर के पक्ष में। डॉक्टर की क्या इसमें कोई कमी नहीं है? देखिए, जब लाइबिलिटी की बात आती है तो लाइबिलिटी इक्वली आती है। मैन्युफैक्चरर के बाद अगर डॉक्टर भी उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और जिस मेडिकल स्टोर से वो मेडिसिन लिया जाए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जांच का जब दायरा है तो जांच का दायरा अगर आप सीमित कर देंगे तो न्याय पीड़ित को नहीं मिलेगा। उसके लिए जरूरी है कि जो भी जितने भी लोग इस पूरे प्रॉक्सिमेट लिंक में हैं, उन सबकी जांच, और उस जांच के बाद है, क्योंकि आप ये समझिए डॉक्टर ने वही मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब की, नंबर 1। नंबर 2, उस एरिया में वही मेडिसिन क्यों बिक रही है। नंबर 3, मेडिकल स्टोर में वही मेडिसिन, क्योंकि उसके तो और भी मेडिसिन के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। तो ये जरूरी है, क्योंकि अब डॉक्टर को ऐसा नहीं कह सकते। कमीशन वाली बात तो आ गई है सामने, मैं इस पर थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले जो पीड़ित की हमारे पास एक हिस्ट्री निकलकर सामने आई है, उसको जरा दर्शकों को बताते हैं। दरअसल कफ सिरप कांड की वजह से छिंदवाड़ा में कई घरों के चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए हैं। उन घरों में मातम पसरा हुआ है। ऐसे ही घर है अदनान का, जो कफ सिरप की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। आज उसके घर में मातम पसरा है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दादी घर के बरामदे को निहारती रहती हैं, जहां अदनान कभी धमा चौकड़ी मचाया करता था। अपनी मासूम हरकतों से घर वालों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरता रहता था। लेकिन 21 अगस्त को अचानक अदनान की तबीयत बिगड़ गई। उसी दिन उसे डॉक्टर प्रवीण सोनी के यहां ले जाया गया था। अदनान को सर्दी, जुकाम और बुखार आया हुआ था। डॉक्टर प्रवीण ने उसे दवाई और सिरप लिखकर घर भेज दिया, जहां सिरप पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अदनान को फिर दोबारा प्रवीण सोनी के यहां ले जाया गया। 3 दिन तक प्रवीण सोनी ने ट्रीटमेंट किया। उसके बाद 28 अगस्त को अदनान को छिंदवाड़ा रेफर किया गया। छिंदवाड़ा में 5 घंटे इलाज चलने के बाद अदनान को नागपुर रेफर कर दिया गया। अदनान 1 सप्ताह तक नागपुर में एडमिट रहा। 1 हफ्ते में अदनान 3 दिन वेंटिलेटर पर था। लेकिन जिंदगी से अदनान की जंग 7 सितंबर को खत्म हो गई। मासूम अदनान की मौत हो गई। सबसे पहले हमने प्रवीण सोनी का लेके गए थे 21 तारीख को। 21 तारीख को जब उससे केस नहीं संभला तो उन्हें 27 तारीख को रेफर कर दिया था छिंदवाड़ा नहर के यहाँ। तो नहर के यहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उनसे भी जब केस नहीं चला तब उनने नागपुर 27 तारीख को उन्हें रेफर कर दिए थे नागपुर। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से एक लंबा प्रोसेस रहा। डॉक्टर प्रवीण सोनी से लेकर नागपुर तक बच्चा गया, लेकिन उसकी जान जो है नहीं बच पाती है। आज परिवार सवाल पूछ रहा है। और इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश चांडक भी जुड़ गए हैं, और उनसे सीधा सवाल है, छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में न्यायिक लड़ाई किधर और किस ओर जा रही है? अभी तक इसमें क्या चल रहा है, महेश बताइए। हाँ, हम आपको ये बता दें कि इस मामले में जिन भी बच्चों के मौत हुई है, उनके परिजनों ने अभी तक के कोई मामला न्यायालय में दर्ज नहीं किया है। जो मामले दर्ज हो रहे हैं वो मामले स्वास्थ्य अधिकारी परासिया के माध्यम से किए जा रहे हैं, और एसआईटी
लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है और उन्हें न्यायालय में पेश कर रही है। वर्तमान में अभी तक किसी भी न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ में किसी भी परिजन ने अभी तक के कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, परंतु निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में ये कप सिरप का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ नासिर खान जी जुड़ गए हैं और वो आपको बता दें कि अदनान के परिजन हैं। नासिर खान जी, अब तक आप इंसाफ के लिए कहां कहां गए हैं? क्योंकि बच्चा तो आपने खोया है, लेकिन उसके बाद का जो स्थिति रही है वो क्या रही है आप लोगों के साथ? अभी तक अपने स्तर से जो हमारे नॉलेज में उतने जगह हम लोग आर्गुमेंट कर चुके हैं। इसके संबंध में समाज और शासन दोनों तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट आए, किंतु अभी इंसाफ नहीं मिला है। आपने शिकायत की, इसमें आपने कोई कानूनी शिकायत की या एफआईआर की है अब तक? जी किया बीओ साहब ने भी किया, हमने पर्सनल अपने भी किए और ICMR वगैरह जो टीम आई थी उनको सहयोग किया जो उनसे बन सका, और निजी तौर पे भी हम कोशिश कर रहे हैं केवल हमारे सभी। अच्छा नासिर जी, आपने हालांकि वहां पर बातचीत की होगी अपने जानकारों से, लेकिन आज हमारे शो के जरिए हमारे साथ दो वरिष्ठ वकील हैं, अश्विनी जी हैं, पंकज जी हैं। आप कुछ मदद मांगना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं उनसे? जरूर सर, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, और मैं ही नहीं, मेरे से भी पुअर लोग हैं जिनके बच्चे खत्म हुए। मैं चाहता हूँ शासन से इनको वो यथासंभव अधिक से अधिक इनकी सहायता की जाए। अश्विनी जी, क्या इनके राइट्स बनते हैं यहाँ पर? देखिए राइट्स तो आप राइट्स की बात तब करेंगे, पहले आप एफआईआर रजिस्टर करवाइए। फर्स्ट आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपके बच्चे की डेथ हुई है तो आप वहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर, ड्रग इंस्पेक्टर की तो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है, वो करना ही है उसको एफआईआर दर्ज, जितना बड़ा कांड हुआ है तो। लेकिन ये भी चाहें और थाने में एफआईआर दर्ज करो उस डॉक्टर के खिलाफ जिसने ट्रीट किया, उस मेडिकल स्टोर के मालिक के खिलाफ जिसने वो मेडिसिन दिया, और उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर है उसके खिलाफ, क्योंकि जब तक एफआईआर ऐसी दर्ज, ऐसे केसेस लंबा प्रोसिक्यूशन चलता है तो किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंचते हैं। और बड़े बड़े जो वकील हैं वो वकील उसी से केस से ही निकाल के, साहब ये देखिए किसने किया, ये तो सिर्फ रेगुलेटर ने एफआईआर दर्ज किया, उसके पर जो विक्टिम है, विक्टिम की फैमिली से तो कोई आया नहीं। तो आपके इस शो के माध्यम से मेरी अपील है सभी उन लोगों से कि आप लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दें। दूसरा, पंकज दुबे जी वहां के मध्य प्रदेश के बहुत बड़े और वरिष्ठ वकील हैं, पंकज दुबे जी ऑलरेडी इस केस को देख रहे हैं, उनकी पूरी टीम, उनसे आप मिलें और वो जो मदद होगी वहां करेंगे, यहां के लेवल पर दिल्ली में मदद। नंबर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। ये देश ऐसा है कि जहां फाइलें सालों साल मुकदमे की समझिए चलती रहती है, और एक कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते साल निकल जाते। तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने लिए नहीं, आने वाले दिनों में, ताकि इस तरह से कोई नरसंहार नहीं हो। मैं इसको नरसंहार ही कहूंगा, क्योंकि 27 बच्चों की जान जाना और एक कफ सिरप से कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ऐसे में सरकारें गिर जाया करती हैं, मगर मैं समझता हूं कि आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई मैं पंकज जी से यही समझना चाहता हूं। पंकज जी, एक तो इसमें प्रशासनिक तौर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन ये अपने इंडिविजुअल स्तर पर भी लड़ाई लड़े, इनके लिए कितना मुश्किल है और ये इनके अधिकार क्या है, क्या कर सकते हैं, आपकी सलाह क्या है? देखिए, इनके लिए मुश्किल थोड़ा है, लेकिन इनको इस बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा कि जो ये स्टेटमेंट देते हैं, पुलिस इनके पास स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए या तो आएगी या तो ये जाएंगी। यदि पुलिस इनके पास स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं आती है तो जैसा कि अश्विनी जी ने कहा कि अपनी शिकायत स्वयं दर्ज कराएं और जितनी बात कहना चाहते हैं वो लिखित में दर्ज कराएं, और इसके बाद में जब कोर्ट के सामने चालान पेश होता है तो ये अपनी बात पे टिके रहें, अपनी बात से इधर उधर ना टिके रहें, अडिग हो करके और अपनी बात कहें जब ये विटनेस बॉक्स में आते हैं। इसके अलावा सबसे अभी इंपॉर्टेंट बात तो ये है, देखिए अभी चालान पेश नहीं हुआ, इनके लिए जरूरी है कि ये ऐसे लोगों जो दुर्भाग्य से विक्टिमाइज हुए परिवार, उनको संगठित करें, हो सके तो चर्चा करें उन लोगों से, और ये अपनी बात लिखित में रखें राज्य शासन के सामने कि एसआईटी तो है, मगर जैसा कि अश्विनी जी कह रहे हैं कि इसमें जरूरी है कि कोई ना कोई रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी को काम करने दिया जाए, क्योंकि एंड में क्या होता है जो लोकेन जी, इसमें सब लीपापोती हो जाती है। अभी सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे इसमें इन्वॉल्व होंगे, यहां से लेके तमिलनाडु तक का, और उसके बाद में सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के चक्कर में इसको गोल घुमा करके या तो किसी डॉक्टर पे डाल देंगे या तो किसी कंपाउंडर पे डाल देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा ही होगा, लेकिन प्रयास यही रहेगा।
तो मेरा इसमें ये आग्रह रहेगा, इन लोगों से परामर्श रहेगा कि सक्रियता से इस बात को परसीव करें, जनता को लेकर के आगे चलें, समाचार पत्रों को लेकर के आगे चलें, मीडिया को लेकर के आगे चलें और अपनी हर बात को जो है मीडिया के सामने भी रखें और पुलिस एजेंसीज के सामने, और यदि आवश्यकता पड़े तो सीधे कोर्ट जाएं और कोर्ट जाकर के अपने कंप्लेंट केस दर्ज कराएं। क्योंकि ठीक, ये मैं एक चीज जानना चाहता हूं नासिर खान जी से कि अब तक क्या उनसे कोई संपर्क हुआ है, उनके कोई बयान लिए गए हैं इस पूरे मामले में? नासिर खान जी जी, परिवार में मीडिया के अलावा पुलिस भी आई, पुलिस ने भी रिपोर्ट करी और सैंपल पैकिंग करके उसका वो भी दिया उन्होंने। फिर हमने पर्सनली भी उस दवाई की सैंपलिंग जांच करवा के भोपाल से वो सर्टिफिकेट भी ले लिया, FIR भी की हुई है। लेकिन ये केवल मेरे परिवार के द्वारा, जो और 23 बच्चे जो मेरे आसपास जो भी जितने भी हैं, तो वो उनके संबंध में जानकारी मैं कलेक्ट करके श्वेत जी के माध्यम से आपको और वकील साहब से एडवाइस लूंगा। ये अश्विनी जी जो बता रहे हैं नासिर जी कि इन्होंने अपने पर्सनल लेवल पर भी उसकी टेस्टिंग कराई, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? वो कह रहे हैं रिपोर्ट भी है मेरे पास। देखिए वो तो इनको अब ये बात डिपेंड करता है कि पुलिस उस रिपोर्ट को इनके लेती है कि नहीं लेती है, तो इनको एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए वो अदालत के सामने इस बात को बताना पड़ेगा। क्योंकि क्रिमिनल केस में क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पुलिस जो एविडेंस देती है, उन्हीं एविडेंसेस को प्रथम दृष्टया सबूत के तौर पर जब चालान फाइल करती है तो आगे बढ़ाने के लिए माना जाता है। इनके इस स्टेज बहुत आगे की स्टेज में वो लिया जाएगा, मगर ज़रूरी इस बात का कि अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाए तो अदालत के सामने जाएं, साहब ये देखिए मेरी टेस्टिंग रिपोर्ट है, आपको लगता है कि ये गलत है, आप दूसरी टेस्टिंग करवा लीजिए। एक तो ये है, दूसरा ये कानूनी लड़ाई अभी तो समझ लीजिए अभी सब कुछ मामला ताजा है। हमने देखा है कि कितने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जैसे ही एक दूसरा कुछ मामला आता है वो दब जाता है। तो अगर न्याय देना है तो इस लड़ाई को यहीं पर खत्म नहीं करना है, क्योंकि समय के साथ एजेंसीज का ध्यान, समय के साथ सरकार की और मशीनरी का ध्यान, समय के साथ बाकी और जो इस प्रक्रिया में जुड़े हुए न्याय दिलाने के लोग हैं उन सबका ध्यान दूसरी चीजों की तरफ चला जाता है। तो जरूरी है कि इस लड़ाई को आखिरी तक पहुंचाने। हमने भोपाल गैस कांड भी देखा, आज भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, तो इस केस को भी इसी तरह लेना पड़ेगा। और मैं समझता हूं जिम्मेदार कुछ वकीलों की मदद लेनी चाहिए जो वहां पर इनके साथ आखिरी दम तक खड़े रहें। ठीक नासिर जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि अब तक जो आपने FIR की है उसके डॉक्यूमेंट जो हैं आपने जमा कर दिए हैं, क्योंकि बहुत जरूरी भी है, और उनको लेकर रिस्पांस क्या रहा है पुलिस का? अभी तक आपको क्या रिस्पांस दिखा है? पुलिस का पॉजिटिव रिस्पांस है और विक्टिम के अगेंस्ट हमने 2 बार जमानत कैंसिल के लिए लगाई, वो एक्सेप्ट हुई है। ठीक, मैं पंकज जी एक चीज आपसे जानना चाहता हूं इस पूरे मामले में कि इनके पास जो भी जैसे वो दवाई की बोतल भी है, मान लीजिए अब उसकी ओपन होने के बाद हो सकता है वो बदल जाए, क्या ऐसे चांसेस हैं? इनको क्या एहतियात कदम उठाने पड़ेंगे यहाँ से, ताकि जो भी इनके पास चीजें हैं, डॉक्यूमेंट है, पर्चा है, उसको ये आगे जाकर जरूरत पड़े तो अच्छे से एविडेंस के रूप में रख सके? इनको क्या सलाह देंगे आप? लोकेंद्र जी, दवाई अपने पास नहीं रख सकते। हाँ, इनको उस दवा की जब्ती करानी पड़ेगी। और जो अभी खान साहब ने कहा है कि इन्होंने अपने लेवल पे कोई रिपोर्ट बनवाई है या प्राप्त की है, उसको इनको तत्काल जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से पुलिस को भेजना चाहिए, SIT को भेजना चाहिए और जो भी यथासंभव एजेंसीज को भेजना चाहिए, ताकि कल को जब न्यायालय में ये मामला जाता है तो ये कह सके कि ये रिपोर्ट मैंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहुंचाई थी। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसको लेती है कि नहीं लेती है, ये न्यायालय तय करेगा कि उसके अंदर कितनी गंभीरता है। यद्यपि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जितनी जब्ती की है उन जब्तियों को वो जांच कराएंगे फॉरेंसिक में। लेकिन मेरा फाइनल सवाल है सर, और क्योंकि अश्विनी जी ने वो आशंका भी जाहिर की कि इसमें कई पार्टी जब हो जाती हैं तो एक दूसरे को टोपी पहनाने की कोशिश की जाती है कि डॉक्टर दवाई कंपनी को बोल दे, दवाई मेडिकल स्टोर को बोल दे, वो प्रशासन को बोल दें। आपको क्या लगता है इसमें क्या जिम्मेदारी तय हो पाएगी सबकी? अश्विनी देखिए, मेरी अच्छा ठीक, आप बोल लीजिए पंकज जी, अश्विनी जी का भी बात मान लेता हूँ। हाँ, मेरा ये कहना था कि ये पूरा मुकदमा बैच नंबर से चलेगा। तमिलनाडु से लेकर के, खान साहब से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, विक्रेता से लेकर के, जिसके पास भी ये बैच नंबर ट्रैवल होकर के आया है उससे पकड़ा जाएगा। और यदि इसमें जांच एजेंसी कहीं भी गड़बड़ी करती है और अन्यत्र बैच नंबर्स को ले जाकर के जांच करा के रिपोर्ट ले आती है, ये सब बड़े लैकुना होते हैं। देखिए, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, ये सोची समझी क्राइम है। ये ऐसा नहीं कि गोली चली और 4 आदमी मुकर गए, इसी के लिए सारी व्यवस्था बनी हुई है। हमारा पूरा स्टेट इसीलिए बना हुआ है। दिमाग लेता हूं अश्विनी जी का, और एक चीज और बताइएगा, छोटा सा उस पर जवाब दीजिएगा कि अगर डॉक्टर पैसे लेकर दवाई लिख रहा है कमीशन, क्या वो लीगल है? नहीं, बिल्कुल इलीगल है। लीगल नहीं है, इलीगल है। डॉक्टर के ऊपर तो
उसमें तो सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन फिर मैं एक बात बड़ी संजीदगी के साथ कहूंगा, क्या सिर्फ डॉक्टर, क्या सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर, क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरर, या पूरा सिस्टम इसमें जिसने उस मेडिसिन को पास किया है, जो पूरी लंबी चौड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी कहीं फिक्स होगी? या सिर्फ इतना होगा कि तमिलनाडु से मध्य प्रदेश के बीच में फाइलें खत्म हो जाएंगी? न्याय मिला नहीं है और न्याय पाने के लिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ने में 1 दशक से भी कम ज्यादा का समय लग सकता है। इसलिए इन लोगों को, पीड़ितों को असली न्याय देने के लिए इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और कोशिश हमारी भी है कि हम भी एक अंश बन सकें, इसमें उनके मुद्दे उठा सकें, कानूनी सलाह दे सकते हैं तो वो दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका जुड़ने के लिए। नासिर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पंकज जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुहिम इसी तरीके से हमारी जारी रहेगी और कोशिश यही कि इस तरह के मुद्दों को लगातार आपके सामने हम रखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।